डिप्टी स्पीकर रूलिंग केस नजरें सुप्रीम कोर्ट पर लग गईं। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली की रूलिंग के खिलाफ परवेज इलाही की दरख्वास्त की आज फिर समाअत होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 11:30 बजे मुकदमा सुनेगा। गुज़श्ता रोज सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर रूलिंग केस में हुकूमती इत्तेहाद की फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी थी। अदालत ने करार दिया कि आज ज़्यादा वोट लेने वाला बाहर और 179 नंबर्स वाला वज़ीर आला है। हमजा शहबाज को वज़ीर आला बरकरार रखने के लिए ठोस बुनियाद दरकार है। मुकदमे की बुनियाद ये सवाल है कि पार्टी हेड अरकान असम्बली को हिदायत दे सकता है या नहीं। तो आज इसी नुक्ते पर आज इस अहम समाअत में 3 रुकनी जो बेंच है वो इस मुकदमे की समाअत करने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर रूलिंग केस में हुकूमत की जो इस्तदा थी फुल कोर्ट बनाने की उसे मुस्तरद कर दिया था और आज 11:30 बजे फिर इसकी समाअत होने जा रही है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली की रूलिंग के खिलाफ परवेज इलाही की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार की तरफ से अली जफर, डिप्टी स्पीकर दोस्त मिजारी की तरफ से इरफान कादिर पेश हुए। अदालत में हुकूमती इत्तेहाद, हमजा शहबाज के वकला, डिप्टी स्पीकर के वकील ने फुल कोर्ट बनाने की दरख्वास्तें दायर की। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एहसन बून दीगर 6 साबिक सदूर ने भी पेश होकर फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा की। सुप्रीम कोर्ट ने फुल कोर्ट बनाने की तमाम दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। इससे पहले समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि फुल कोर्ट बनाने के मामले का जायजा लिया है। जस्टिस एजाजुल अहसन का कहना था कि मेरिट पर दलाल के बाद फैसला किया जाएगा कि फुल कोर्ट बननी चाहिए या नहीं। आजम नजीर तारण ने कहा कि बड़े सूबे का वज़ीर आला चाहे कोई भी हो इसे घर नहीं भेजना चाहिए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट ने एक वज़ीर आज़म को घर भेजा, वो 5 रुकनी बेंच था। आजम नजीर तारण ने कहा कि मैं माजरत चाहता हूँ, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आपने तो इस मामले पर मिठाइयाँ बांटी थी। इरफान कादिर ने कहा कि अगर लार्जर बेंच बनाकर दलाल सुनना चाहते हैं तो वो हाजिर हैं। चीफ जस्टिस ने कहा फुल कोर्ट इस वक्त बनाया जाता है जब मामला पेचीदा हो, ये पेचीदा मामला नहीं। अदालत ने पीपल्स पार्टी और चौधरी शुजात हुसैन के फरीक बनने की दरख्वास्तें मंजूर कर ली। समाअत के दौरान 2 बार वक्फा हुआ। चीफ पर कहा अदालत उस्मा ने वफाकी हुकूमत के केस में अस्कुत नोटिस लिया था। इसमें हमारी नजर में डिप्टी स्पीकर ने आइन की खिलाफ वर्जी की थी। अदालत ने इस केस में कोई अस्कुत नोटिस नहीं लिया। हुकूमतों को आइन के मुताबिक बनना चाहिए। हमने देखा पार्टी के इख्तियार पर पार्टी सरबराह ने तजावुज किया। ये भी देखना है कि क्या वो पार्टी सरबराह चलाता है। बरतानिया में बोरिस जॉनसन को पार्लिमानी पार्टी ने निकाला। जस्टिस एजाजुल अहसन ने कहा सवाल ये है कि डिप्टी स्पीकर ने किस बुनियाद पर वोट मुस्तरद किए। क्या डिप्टी स्पीकर ने अदालती फैसले को गलत तरीके से लिया। पीपल्स पार्टी के वकील फारूक एच नाइक ने समाअत जुमेरात तक मुलतवी करने की इस्तदा की। चौधरी शुजात के वकील सलाहुद्दीन ने दलाइल देते हुए कहा कि असल फैसला पार्टी सरबराह का ही होता है, कायद कोई भी हो। चीफ जस्टिस का कहना था कि हर शहरी की तरह मईशत की सूरत हाल से हम भी परेशान हैं। क्या मईशत का ये हाल अदालत की वजह से है या अदम इस्तेहकाम की वजह से। आज ज्यादा वोट लेने वाला बाहिर और 179 लेने वाला वजीर आला है। हमजा शहबाज को वजीर आला बरकरार रखने के लिए ठोस बुनियाद दरकार है। कहाँ लिखा है कि पार्टी हेड गैर मुंतखब भी हो तो इसकी बात मानना होती है। फुल कोर्ट सितंबर में ही बनना मुमकिन है। क्या इस वक्त तक सब काम रोके रखें। अदालत ने करार दिया कि केस में मेरिट से मुतालिक मजीद समाअत आज सुबह 11:30 बजे होगी। तो कल समाअत के दौरान क्या कुछ हुआ नाजरीन आपने जाना। तमाम नजरें सुप्रीम कोर्ट पर लग गई हैं। आज इस अहम मामले पर 11:30 बजे सुप्रीम कोर्ट दोबारा मुकदमा सुनने जा रही है। तफसीलात जान लेते हैं। हमारे इरमान मोहसिन एजाज हमारे साथ मौजूद हैं। मोहसिन क्या कीजिएगा। जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 3 रुकनी बेंच आज दिन 11:30 बजे कमरा अदालत नंबर 1 में पंजाब असम्बली की डिप्टी स्पीकर जो हैं उनकी रूलिंग से मुतालिक केस की समाअत करेगा। और जिस तरीके से अभी तफसीली रिपोर्ट में बताया भी गया कि गुज़श्ता रोज़ जो आर्गूमेंट्स हुए थे फुल कोर्ट की तश्कील के हवाले से एक तफसीली इस हेयरिंग के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से मुस्तरद कर दिया गया फुल कोर्ट की तश्कील के लिए दी जाने वाली दरख्वास्तों को। और अब ये जो 3 रुकनी बेंच है ये आज पंजाब असम्बली में जो इलेक्शन हुआ और उसके बाद जो रूलिंग दी गई डिप्टी स्पीकर के हवाले से उसके हवाले से समाअत करेगा। और आज होने वाली समाअत के मौके पर जो परवेज इलाही के वकील हैं, जो PTI के वकील हैं और इसके साथ साथ जो काफ लीग के वकील हैं जो चौधरी शुजात को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनके दलाइल भी हो सकते हैं। जहाँ तक PDM के वकला की बात है तो वो इसका बाइकआउट करने का ऐलान कर चुके हैं। आज होने वाली समाअत के मौके पर जो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग है, गुज़श्ता रोज़ भी अदालत की जानिब से ये सवाल सामने रखा गया कि ये बताएं कि जो जिस अदालती फ़ैसले की बुनियाद पर डिप्टी स्पीकर की जानिब से रूलिंग दी गई वो बता दें और ये बताएं कि क्या
पार्टी हेड जो पार्लिमानी पार्टी है उसका फैसला तब्दील कर सकता है, उसे ओवर रूल कर सकता है या नहीं। तो आज इस अहम नुक्ते पर जो है वो दलाइल होंगे और उसके बाद जो है ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है, जिस तरह जजेस की जानिब से कहा भी गया था कि हमने इससे पहले भी एक इसी से मिलता जुलता जब मामला कौमी असम्बली से मुतालिक डिप्टी स्पीकर साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी का मामला जब यहाँ पर पहुँचा था उनकी रूलिंग से मुतालिक, तो उसको भी 4 दिन समाअत के बाद जो है उस पर फैसला दे दिया था। और आज इम्कान यही है कि इस मामले पर जो आर्गूमेंट्स हैं वो मुकम्मल हो जाएंगे और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस अहम तरीन मामले पर अपना फैसला सुनाएगी। अगर इंतज़ामात की बात की जाए तो आज भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतज़ामात देखने को मिल रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग के अंदर और बाहर पुलिस की और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के जो एहलकार हैं उनकी भारी नफरी तैनात की गई है। और कमरा अदालत नंबर 1 में सिर्फ वकला को और फरीकैन को और उसके साथ साथ जो सुप्रीम कोर्ट कवर करने वाले रेगुलर बीट रिपोर्टर्स हैं उन्हीं को जाने की इजाज़त होगी, जबकि इसके साथ साथ दीगर लोगों के लिए सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कमरा अदालत नंबर 6 और 7 में भी ऑडियो लिंक की सहूलत मुहैया की गई है। और सुप्रीम कोर्ट की जो आने वाले रास्ते हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ उन पर भी जो है वो सिक्योरिटी के सख्त इंतज़ामात दिखाई दे रहे हैं। तो आज ये अहम समाअत शुरू होने में अब तकरीबन सवा घंटे का वक्त बाकी रह गया है और जो वकला हैं फरीकैन के वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुंचना शुरू हो गए हैं और आज इस चीज़ पर आर्गूमेंट्स होंगे कि क्या डिप्टी स्पीकर की रूलिंग ठीक थी या नहीं, और अगर उनकी रूलिंग ठीक थी तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कौन से पैराग्राफ की बुनियाद पर वो रूलिंग दी थी। और आज इसके ऊपर अदालत को जो फरीकैन हैं वो अपने आर्गूमेंट्स के ज़रिए मुतमईन करने की कोशिश करेंगे। जी मोहसिन, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन अपडेट किया। हुकूमती इत्तेहाद ने सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई का बायकॉट कर दिया। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि फुल कोर्ट मुस्तरद करने के फैसले को मुस्तरद करते हैं, अब इस बेंच के सामने पेश नहीं होंगे। ऐसे फैसलों ने मुल्क में मौशी बहरान पैदा किए। ये भी कहा कि चाहते हैं अब कोई इदारा मुदाखलत ना करे। उन्होंने इस सिलसिले में हुकूमत को कानून साजी का भी मशवरा दे दिया। मौलाना फजलुर रहमान के इत्तेहादियों के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू, आगे आपको दिखाते हैं। बेंच ने एक गैर जानिबदार की हैसियत में ठंडे दिल के साथ हमारे मुतालबे पर गौर करने के बजाय और उसे कबूल करने के बजाय मुस्तरद कर दिया है। फैसला अब तीन जजों पर मुश्तमिल बेंच ही करेगा। अगर फुल कोर्ट मुस्तरद किया जाता है तो हम भी अदलिया के इस फैसले को मुस्तरद करते हैं और हम अब इस केस के हवाले से इस बेंच के सामने पेश नहीं होंगे और मुकदमे का बाइकॉट करेंगे। ऐसी कोई मुदाखलत जो हुकूमती अमल और सरकार के अमल को मुतासर करे, इससे हर एक इज्तनाब करे, वरना हम हुकूमत को, प्राइम मिनिस्टर को, पार्लियामेंट को ये तजवीज़ देंगे कि इस हवाले से भी इस्लाहात पर मबनी असर नौ कानून साजी की जाए। ऐसी कानून साजी कि जिसमें कौम, अदलिया और उनके फ़ैसलों पर एतमाद कर सके और उनके फ़ैसले मुल्क में सियासी इस्तेहकाम का भी ज़रिया बने और मुल्क में माशी इस्तेहकाम का भी ज़रिया बने और आवाम के इत्मीनान का सबब बने। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अब हम इस तरफ मुतवज्जे हैं और आने वाले वक्तों में ये इस्लाहात की मंजिल भी हम हासिल करेंगे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी हुकूमती इत्तेहाद के फैसले की तायद कर दी है। कहते हैं अदालत के वक़ार के लिए फुल कोर्ट का मुतालबा किया था, ऐसा होता तो पूरा पाकिस्तान फैसले को मानता। सुप्रीम कोर्ट बार बार पार्लियामेंट के दायरा कार में फैसले कर रही है। उन्होंने भी आज की समाअत में ना जाने का ऐलान कर दिया। बिलावल भुट्टो भी इत्तेहादियों के साथ मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। हमने ये मुतालबा किया था कि सारे कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के जजेस बैठ के ये अहम केस सुने। वो इसलिए कि ये केस पार्लियामान के दिस केस इज़ अबाउट पार्लियामेंट। जब आप एक इदारे के बारे में फ़ैसले दे रहे हैं तो हम समझते हैं कि आपका भी पूरा इदारा बैठना चाहिए और ये फ़ैसला सुनाना चाहिए। अगर पूरे फुल कोर्ट बेंच हमारे बात सुनता तो फिर पूरा पाकिस्तान आपका फ़ैसला को मानता।
اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جب کہ ہمارا یہ مطالبہ نہیں مانا جا رہا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم میں شریک ساری جماعتیں جو اس وقت حکومت کے اتحاد میں شامل ہے، ہم جو پنجاب چیف منسٹر الیکشن کے حوالے سے سپریم کورٹ میں سماعت جاری ہے، تین سپریم کورٹ ججز یہ فیصلہ سن رہے ہیں اور ہمارا اتحاد اس پروسیڈنگز کو بائیکاٹ کریں گے۔ مسلم لیگ نون کے نائب صدر مریم نواز نے کہا ہے جب فیصلے آئین قانون اور انصاف کے مطابق نہ ہوں تو فل کورٹ سے خطرہ رہتا ہے۔ سوشل میڈیا پیغام میں مریم نواز نے کہا کہ فل کورٹ نہ بنانے کی ایک ہی وجہ ہے اپنے ہی کیے ہوئے فیصلوں کا تضاد سامنے آنے کا خوف۔ مجھے کم از کم یقین تھا فل کورٹ نہیں بنے گا اور انصاف نہیں ملے گا، اور یہی میں قوم کو بتانا چاہتی تھی۔ جب فیصلے آئین قانون اور انصاف کے مطابق نہ ہوں تو فل کورٹ سے خطرہ رہتا ہے، کیونکہ ایماندار ججز کے شامل ہونے سے فیصلے کی خامیاں منظر عام پر آ جاتی ہیں اور لوگ جان جاتے ہیں کہ فیصلہ آئین اور قانون نہیں، ذاتی پسند ناپسند کی بنیاد پر کیا گیا ہے، مگر اب کچھ بھی کر لیں لوگ تو جان گئے۔ شاہد خاقان عباسی نے کہا ہے کہ چاہتے تھے فل کورٹ ڈیپٹی اسپیکر رولنگ کی معاملے کی سماعت کرے، اب سپریم کورٹ کا امتحان ہے۔ جبکہ احسن اقبال کا کہنا تھا کہ عمران خان کی طرح چودھری شجاعت کا خط بھی محترم ہونا چاہیے۔ امتحان جو ہے وہ سپریم کورٹ کا ہے، یہ انصاف کا تقاضا ہے، یہ قانون کا تقاضا ہے کہ جب ایک جج پر یا ایک بینچ پر انگلی اٹھا دی جائے، ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس فیصلے سے اپنے آپ کو ہٹا لیں۔ درخواست یہ تھی کہ یہ پارلیمان کا معاملہ ہے، پورا سپریم کورٹ بیٹھے، مخصوص بینچ نہ بیٹھیں۔ 20 اراکین ہیں، ان کو جب ووٹ ان کا نااہل کیا گیا تو حضرت عمران نیازی صاحب کی ڈائریکشن کے اوپر ان کو ڈی سیٹ کر دیا گیا۔ اگر حضرت عمران نیازی صاحب کا خط اور ان کی ہدایت محترم تھی تو پھر چودھری شجاعت حسین صاحب جو پی ایم ایل کیو کے سربراہ ہیں، ان کی ہدایت بھی اتنی ہی محترم ہونی چاہیے۔ یہ ایک کھلا ہوا تضاد ہے۔ عمران نیازی صاحب جب سیاست کے میدان میں مات کھاتے ہیں تو وہ سپریم کورٹ کو اپنی سیاسی شکست کو فتح میں تبدیل کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ہم سپریم کورٹ کو ایک آزاد بالادست ادارہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ پی ٹی آئی رہنما فواد چودھری کا کہنا ہے کہ پاکستان کا اصل مسئلہ سیاستدانوں کا عوام کے فیصلے نہ ماننا ہے۔ نون لیگ میں ذرا سی بھی جمہوریت ہوتی تو پنجاب کے الیکشن کے بعد حمزہ استعفیٰ دیتے، اس کی بجائے ہر صورت کرسی سے چمٹے رہنے کی پالیسی چل رہی ہے۔ ڈپٹی اسپیکر خرید کر عدالتوں کو بلیک میل کرنے سے آپ کیسے حکومت میں رہ سکتے ہیں؟ اب انفرادیت کا دور ہے، ہر شخص خود فیصلہ کرتا ہے۔ فواد چودھری کی جانب سے ٹویٹ کیا گیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا اصل مسئلہ سیاستدانوں کا عوام کے فیصلے نہ ماننا ہے۔ فواد چودھری نے کہا کہ نون لیگ میں ذرا سی جمہوریت بھی ہوتی تو پنجاب کا جو الیکشن تھا نتائج آنے کے بعد حمزہ شہباز فوری استعفیٰ دے دیتے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اور شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ عدالتی فیصلے کو مسترد کرنے والوں کو پوری قوم مسترد کرے گی، پاکستان کے عوام ان کی چالوں کو سمجھتے ہیں۔ حکومت پر عمران خان کا خوف طاری ہو چکا ہے، وہ اسلام آباد میں پی ٹی آئی رہنماؤں کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ جب پوری کارروائی ہو جاتی ہے اور جب ہوا ان کو ذرا ان کی سوچ کے برعکس دکھائی دیتی ہے تو کہتے ہیں ہم پروسیڈنگز کا بائیکاٹ کر رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ آپ کے رویے پر پوری قوم سے میں مطالبہ کرتا ہوں کہ ایسی شخصیات کا بائیکاٹ کرے۔ فیصلہ آ گیا فل کورٹ نہ تشکیل دینے کا، کہتے ہیں ہم اس فیصلے کو مسترد کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ پوری قوم آنے والے دنوں میں انشاءاللہ اس ساری قیادت کو، ان کے کھوکھلا پن کو مسترد کرے گی۔ یہی جج جب آپ کے حق میں فیصلہ دے دے تو آپ مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں، آپ شادیانے بجاتے ہیں، اور اگر آئین کو اور قانون کو سامنے رکھتے ہوئے
وہ آپ کی توقعات کے برعکس فیصلے کا ایک اشارہ دیتے ہیں تو آپ سیخ پا ہو جاتے ہیں. یہ ہے آپ کی جمہوری سوچ. پی ٹی آئی رہنما ڈاکٹر یاسمین راشد کا کہنا ہے کہ ڈپٹی اسپیکر نے آئین کی خلاف ورزی کی. امید ہے عدالت آج فیصلہ سنائے گی. انہوں نے ایک مرتبہ پھر رانا ثناء اللہ کو تمام حالات کا ذمہ دار قرار دیا اور فاشسٹ حکومت اپنے انجام کے قریب ہے یہ بھی کہا. عوام نے عمران خان کو مینڈیٹ دے دیا ہے. وہ لاہور میں میڈیا سے مخاطب تھیں. ڈپٹی اسپیکر نے جو حرکت کی تھی اس دن وہ بالکل وائلیشن تھی جو کمٹمنٹ انہوں نے کورٹ کے ساتھ کی تھی, اور امید ہے کہ انشاءاللہ آج سپریم کورٹ جو ہے وہ ڈیسیجن دے دے گا اپنا, اور انشاءاللہ پنجاب کے اندر جو ہے وہ حکومت ہماری بنے گی. فاسسٹ حکومت شاید ہم نے پہلے کبھی بھی نہیں دیکھی ہوگی. مارشل لاء کے زمانے میں بھی اس طرح کے حالات نہیں ہوتے تھے جو انہوں نے حالات بنائے ہیں, اور اس کا ذمہ دار سوائے وہ رانا ثناء اللہ کوئی اور ہے نہیں. وجہ یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ سوائے دھمکیاں دینے کے اور غلط باتیں کرنے کے علاوہ کوئی اور کام نہیں کرتا. ہاں اس وقت لوگ غصے میں ہیں, عوام جو ہے وہ اتنی پریشان ہے, لیکن انشاءاللہ ہم انتظار کریں گے. آج ہمیں بہت امید ہے کہ کورٹ جو ہے وہ صحیح قسم کا ایک فیصلہ کرے گی, اور وہ فیصلہ جو ہے وہ عوام کے حقوق کے بارے میں ہے. عوام نے خان صاحب کے لیے تحریک انصاف کو انہوں نے دے دی ہے مینڈیٹ. شیخ رشید نے کہا ہے کہ چیف جسٹس کے بینچ کو فکسڈ بینچ کہنا انتہائی افسوسناک ہے. 2 پرائم منسٹر پر بھی عدم اعتماد لانا ہوگا. شیخ رشید کی جانب سے کہا گیا کہ فوج کے بعد سپریم کورٹ کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. اتحادی بتائیں ان کے پسندیدہ جج کون سے ہیں. یہ احساسے بیچ کر معیشت کو مزید تباہ کر رہے ہیں. اب نون لیگ بھی الیکشن سے بھاگ رہی ہے. شیخ رشید کا کہنا ہے کہ چیف جسٹس کے بینچ کو فکسڈ بینچ کہنا انتہائی افسوسناک ہے. 2 ووٹوں کے سازشی پرائم منسٹر پر بھی عدم اعتماد لانا ہوگا. فوج کے بعد سپریم کورٹ کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. اتحادی بتائیں ان کے پسندیدہ جج کون سے ہیں. یہ اثاثے بیچ کر معیشت کو مزید تباہ کر رہے ہیں. اب نون لیگ بھی الیکشن سے بھاگ رہی ہے. سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کا یہ بیان سامنے آیا ہے. سپریم کورٹ میں سندھ کے بلدیاتی الیکشن کرانے سے متعلق کیس کی سماعت. ایم کیو ایم کی سندھ میں بلدیاتی انتخابات روکنے کی استدعا مسترد. وفاقی حکومت چاہے تو جواب جمع کرا دے, ایسا کہنا تھا چیف جسٹس کا. عدالت نے سندھ حکومت کو 2 ہفتوں کی مہلت دینے سے انکار کر دیا. عدالت نے 4 اگست تک سندھ حکومت کو جواب جمع کرانے کا حکم بھی دے دیا ہے. تفصیلات جان لیتے ہیں. ہمارے نمائندے محسن اجاز ہمارے ساتھ موجود ہیں. محسن, آگاہ کیجیے گا. دیکھیے, یہ سپریم کورٹ میں بلدیاتی الیکشن سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی ہے, اور سپریم کورٹ کی جانب سے ایم کیو ایم کی سندھ میں بلدیاتی انتخابات کا دوسرا مرحلہ روکنے کی جو استدعا ہے اسے مسترد کیا گیا ہے, اور عدالت نے اس ڈیلیمیٹیشن سے متعلق سندھ حکومت سے جواب بھی طلب کیا ہے. ایم کیو ایم کے وکیل ڈاکٹر فروغ نسیم کا کہنا تھا کہ وفاقی حکومت کو جواب جمع کرانے کا کہہ دیں. اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ وفاقی حکومت چاہے تو جواب جمع کرا دے. ایڈوکیٹ جنرل سندھ کا اس موقع پر کہنا تھا کہ سندھ حکومت کو تحریری جواب جمع کرانے کے لیے 2 ہفتوں کا وقت دیا جائے. تاہم عدالت کی جانب سے سندھ حکومت کو 2 ہفتوں کی مہلت نہیں ملی. یہ کہا گیا ایم کیو ایم کے وکیل کی جانب سے کہ 27 اگست کو لوکل باڈیز کا جو الیکشن کا دوسرا فیز ہے وہ شیڈیول ہے, اور 2 ہفتوں کا وقت دیا گیا تو پھر سندھ حکومت کہے گی کہ پولنگ قریب ہے. عدالت نے اس کے بعد 4 اگست تک سندھ حکومت کو جواب جمع کرانے کا حکم دیتے ہوئے اس کیس کی سماعت 4 اگست تک ملتوی کر دی ہے, اور اب آئندہ اس کیس کی سماعت 4 اگست کو ہوگی, اور چیف جسٹس کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ یہ معاملہ سنے گا. محسن, شکریہ آپ کا. لاہور سے خبر ہے. انسداد دہشت گردی عدالت نے تحریک انصاف کے رہنما اعجاز چودھری کی عبوری ضمانت مسترد کر دی ہے. عدالت میں پیش نہ ہونے پر اعجاز چودھری کی درخواست ضمانت بھی خارج کی گئی. عدالت نے اعجاز چودھری کی 1 روزہ حاضری معافی کی درخواست بھی رد کر دی ہے. اعجاز چودھری کے خلاف تانا گلبرگ اور بھاٹی گیٹ میں مقدمہ درج ہے. لاہور سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. انسداد دہشت گردی عدالت نے تحریک انصاف کے رہنما اعجاز چودھری کی عبوری ضمانت مسترد کر دی. عدالت میں پیش ہونا تھا لیکن پیش نہیں ہوئے وہ اعجاز چودھری, جس پر ان کی درخواست ضمانت بھی خارج کی گئی. عدالت نے اعجاز چودھری کی 1 روزہ حاضری معافی کی درخواست بھی رد کر دی ہے. عدالت نے اعجاز چودھری کی 1 روزہ حاضری معافی کی درخواست بھی رد کر دی. اعجاز چودھری کے خلاف تھانہ گلبرگ اور بھاٹی گیٹ میں مقدمہ درج ہے. انسداد دہشت گردی عدالت نے تحریک انصاف کے رہنما اعجاز چودھری کی عبوری ضمانت مسترد کر دی.
इंटरबैंक में डॉलर बुलंद तरीन सतह पर। इंटरबैंक में डॉलर ₹2.62 महंगा हुआ है। इंटरबैंक में डॉलर ₹232.50 पर ट्रेड हो रहा है। तो एक बार फिर से हम देख रहे हैं कि डॉलर की कदर में इजाफा हुआ है। इंटरबैंक में डॉलर ₹2.62 महंगा हुआ, जिसके साथ ही इंटरबैंक में डॉलर ₹232.50 पर ट्रेड हो रहा है। इस पर बात करने के लिए हेड ऑफ बिजनेस डेस्क हारिस ज़मीर हमारे साथ मौजूद हैं। हारिस, जो खदशात थे सूरत हाल उसके बिल्कुल मुताबिक चल रही है? बिल्कुल ऐसे ही है। जब से नई हुकूमत आई है तकरीबन ₹50 तक डॉलर में इजाफा हो चुका है। उसकी अहम वजह ये कि डॉलर की किल्लत है। अब तो जो बड़ी कंपनीज हैं उनको भी डिफिकल्टीज महसूस हो रही है, क्योंकि बैंक्स के पास डॉलर कम है और वो जो है अरेंज करने में उनको काफ़ी दुश्वारी पेश आ रही है, जिसकी वजह से मुसलसल डिमांड में भी इजाफा है और डॉलर की किल्लत भी हो रही है। और इम्पोर्ट एलसीज को इसकी वजह से काफ़ी प्रेशर है मार्केट के अंदर। और आपको जैसे पता है कि जो खलफशात और रस्साकशी चल रही है सियासी, उसकी वजह से भी जो है मार्केट के अंदर जो अदम एतमाद है। और लगता ही है कि अब रोजाना न्यू हाई बनता है डॉलर का और रुपये की कदर में मुसलसल कमी देखी जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका हारिस ज़मीर। अभी आपको लिए चलेंगे इस्लामाबाद। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शिबली फराज मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं कि जो 3 महीने में इन्होंने अपनी नालायकी, अपनी नाअहली और अपनी करप्शन को छुपाने के लिए किस तरह से इन्होंने अपने आप को आते ही एनआरओ दिया। इनका मकसद ही यही है। ये इक़्तिदार में आते हैं सिर्फ अपनी सियाकारियों को छुपाने के लिए, उसको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से पार्लियामान को इस्तेमाल करके और अपनी सियाकारियों पे एक पर्दा डालते हैं। और जितना नुकसान यानी 1100 अरब रुपए का इन्होंने अपने आप को एनआरओ दिया, जबकि मुल्क के गरीब आवाम यही जिसमें कि हमारी हुकूमत इमरान खान ने गरीबों को सब्सिडी दी थी, वो पैसे इन्होंने अपने बैरून मुल्क मुंतकिल कर दिए हैं। और ये साथ ही साथ में नहीं चाहते कि उसका हिसाब हो, जिसमें एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान का एक ही पॉइंट है, और वो है कि कानून की बालादस्ती और इदारों का फ़आल बनाना। हमारा यही मकसद है। और वो यही एक इदारे हैं जो कि जब अपनी तरीके से काम करें, बजाय इसके कि वफ़ादारी की जगह पर उनको तैनातियाँ हों, वो मेरिट की बुनियाद पर ये तैनातियाँ करना चाहते थे और करना चाहते हैं। अब इन हालात में जिसमें कि उन्होंने मुल्क को मुआशी तौर पे, अखलाकी तौर पे तो तबाह कर दिया था, लेकिन मुआशी तौर पे जिस तरह से वो इन्होंने मुल्क को एक तकरीबन श्रीलंका जैसी सिचुएशन में ले आए हैं, अब मज़ीद इनको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। हमारा मुतालबा बड़ा एक जमहूरी मुतालबा है। फ़ैसला तो जो अदालत ने देना है वो देंगे। हमारा ना कोई प्रेशर है, ना कोई हम सिर्फ कानून की बालादस्ती चाहते हैं। हमारा एक ही मुतालबा है कि मुल्क को इस क्राइसिस से निकालने के लिए, जो कि ये नाअहल इम्पोर्टेड हुकूमत ले आई है, हम चाहते हैं कि इसका फ़ैसला अवाम करें। नए इंतखाबात फौरी उसका ऐलान किया जाए ताकि ये मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आए। और इसमें जो जिस हालत में हम पहुँचे हुए हैं, जिस तरह डॉलर पहुँच चुका है, जिस तरह स्टॉक एक्सचेंज नीचे आ गई है, ये एक बहुत ही क्राइसिस का सिचुएशन इन्होंने 3 महीने के अंदर अंदर, इसलिए कि इनकी क्रेडिबिलिटी नहीं है। ना बाहर मुल्क वाले इदारे, चाहे IMF हो या कोई भी वो इन पे एतबार नहीं करते। इसी वजह से जो IMF का जो प्लान हुआ वो भी डिले हुआ। और साथ ही साथ में जितनी, चूँकि इस हुकूमत की कोई अखलाकी पोजीशन है नहीं, तो इन्होंने IMF के सामने लेट कर हर उनकी कंडीशन को माना, जबकि हमारी हुकूमत में हमने अवाम की फ़ायदे के लिए हमने नेगोशिएट किया, हमने उनकी हर एक बात नहीं मानी। और ये वो होती है हुकूमत जिसमें कि एक अखलाकी कुव्वत होती है कि वो फ़ैसले कर सकती है। और इमरान खान जैसा लीडर चाहिए जो कि बैरूनी ममालिक और बैरूनी जो दूसरे इंटरनेशनल इदारे हैं, फाइनेंशियल इदारे हैं, उनके साथ बड़ी एक बराबरी की बुनियाद पर मुल्क की और आवाम की मफाद में फ़ैसले करें। तो अब हमें इनसे छुटकारा हासिल करना है। ये इंशाअल्लाह
फैसला जो भी आए, इनका ये कमर्शियल ब्रेक की हुकूमत थी, इनके आखिरी दिन आखिरी सांसें अब इनकी उखड़ रही हैं और इंशाअल्लाह अवाम के पास अब जाएंगे और अवाम से हम जिस पार्टी को भी उन्होंने अपना मैंडेट दिया हम उसको कबूल करेंगे और इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान 2/3 अक्सरियत लेके इंशाअल्लाह इस मुल्क में आएंगे, सारी रिफॉर्म्स भी हम करेंगे और इस मुल्क को दोबारा वही मुल्क बनाएंगे जिसका कि ख्वाब अल्लामा इकबाल ने और कायद आज़म ने देखा था। बहुत बहुत शुक्रिया जी। पीडीएम की जो मुश्किलात हैं उनका मुख्तसर जो खुलासा है वो बड़ा ज़बरदस्त है। अवाम में नहीं जा सकते क्योंकि अवाम इन्हें चोर कहते हैं, इलेक्शन में नहीं जा सकते क्योंकि इनके वोट मुस्तरद हो जाते हैं, पंजाब असम्बली में नहीं जा सकते वहाँ पीटीआई की अक्सरियत है, और अदालत में नहीं आ सकते क्योंकि इनके पास कोई दलील नहीं है। ये जो केस है ये सीधा सीधा केस है, सीधा सीधा केस है, कोई कॉम्प्लिकेटेड केस नहीं है कि इसमें फुल बेंच बने। वो तो चाहते हैं कि फुल पीटीआई जो है, फुल पीटीआई का मुकाबला करने के लिए फुल पीडीएम जो है उसी पे मबनी बेंच बन जाए, दोस्त मज़ारी को उस बेंच का हेड बना दे और बाकी एक एक मेंबर सारी जमातों से उस बेंच पे बैठ जाओ, खुद ही फैसला कर लें। ऐसा नहीं होता। ये जो केस है इसका फैसला पहले 30 मिनट में आ जाना चाहिए था, लेकिन अदालत ने इनको बहुत ज़्यादा मोहलत दी, बहुत ज़्यादा छूट दी है। केस क्या है? केस ये है कि पार्टी हदायत आइन और कानून और अदालत के फैसले के मुताबिक पार्टी हदायत पार्लिमानी पार्टी देती है और पार्टी सरबराह का किरदार तब आता है जब आपके वोटर्स एमपीएस पार्लिमानी पार्टी की हदायत की खिलाफ वर्जी करें तो उनके खिलाफ एक्शन लेने का टाइम के वक्त पार्टी सरबराह का रोल आता है, उससे पहले आता ही नहीं है। ये वाज़े है कानून में। एक चिट्ठी, एक खत जिस पे पकोड़े रख के सिर्फ खाए जा सकते हैं चोरी शुजात के, उसके अलावा उसकी कोई अहमियत नहीं है, वो दे देते हैं चुपके से डिप्टी स्पीकर की जेब में डाल देते हैं, किसी एमपीए को नहीं पता वोट डालने से पहले, और वो यहाँ पे आए भी, गवाह भी यहाँ पे आए। तो ये सीधा सीधा केस था। इस पे कहते हैं जी फुल बेंच बनाए, और ये ऐसे ही है कि आप पूरा मैच खेल रहे हैं, आपसे रन्स बन नहीं रहे हैं और आखिर में आप कहते हैं कि जी हमने नहीं खेलना। भाई आप आके दलील दें, आपको बहुत ज़्यादा वक्त मिला है, बहुत ज़्यादा वक्त मिला है। पीटीआई को कोई वक्त नहीं मिला था, पीटीआई की फ़ौरन अदालत लगी, फ़ौरन फैसला आ गया और ये बेंच में शामिल थे ये जज साहिबान। कराची में मानसून के तीसरे स्पेल की बारिशों का सिलसिला जारी है। शहर में आज भी बादल बरस सकते हैं। मजीद बता रहे हैं दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे शुएब बुखारी। बिल्कुल, कराची का मौसम तो इस वक्त खुशगवार है, ठंडी हवाएं चल रही हैं, मौसम अबर आलूद है, बादल छाए हुए हैं। मौजूदा दर्जा हरारत की अगर बात की जाए तो इस वक्त 28 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है और जो हवा की रफ्तार है वो 10 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से चल रही है। ताहम अगर ओवरऑल बात की जाए, दोपहर की बात की जाए तो दोपहर में महकमा मौसमियात का बताना है कि हल्के और दरमियाने दर्जे की बारिश का जो है वो इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। ओवरऑल इंतज़ामात की अगर बात की जाए तो इस वक्त शहर में कहीं पर भी जो वो पानी मौजूद नहीं है। कुछ ऐसी पॉकेट्स हैं जहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी अगर मौजूद है भी तो उसको निकालने के लिए मशीनरी काम कर रही है, लेकिन जब बारिश होती है उस वक्त जो है वो मशीनरी को लगना चाहिए काम करने के लिए। जो साहिली पट्टी के इलाके हैं वहाँ पर दिफा 144 नाफिज की गई है, वहाँ पर नहाने की और वहाँ पर जो है वो बारिशों में बीचेस पर जो है वो उसकी पाबंदी आयद की गई है, दिफा 144 नाफिज की गई है। किसी भी शहरी को जो है वो इजाज़त नहीं होगी। मौसम की अगर बात की जाए तो मौसम ओवरऑल बहुत इस वक्त जो है वो खुशगवार है, ताहम दोपहर के वक्त मज़ीद जो है वो हल्की हल्की और दरमियाने दर्जे की जो वो बारिश का इम्कान है। जी, कोयटा समेत बलूचिस्तान में मानसून बारिशों ने ज़राअत के शोबे को तबाह कर दिया। बागात और सब्जियों के खेत खराब होने से ज़मींदारों को अरबों रुपए का नुकसान हुआ। तफसीलात से आगाह कर रहे हैं नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ फरीदुल्ला खान। जी, हालिया बारिशों ने कोयटा में पूरे बलूचिस्तान में जो तबाही मचाई है उसके असरात वाज़े तौर पर नज़र आने लगे हैं। देखने में आ रहा है जहाँ बहुत सारी कीमती जानें ज़ाया हुई हैं, मवेशी हलाक हुए हैं। दिखने है कि ज़राअत का शोबा भी सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ है। जितनी भी फसलें थी उनको नुकसान पहुँचा है, बागात को नुकसान पहुँचा है। अब आजकल का जो सीज़न है वो अंगूर का सीज़न, अंगूर के बागात को शदीद नुकसान पहुँचा है, बड़े पैमाने पर नुकसान पहुँचा है। इस वक्त ये ज़राअत से वाबस्ता एक शख्स जो हमारे साथ मौजूद है, जो ज़िम्मेदार भी है और ये फ्रूट वगैरह खरीद के दूसरे शहरों में, उनसे हम पूछते हैं क्या नुकसान हुए। 80% जो है
ने तबाह हो चुके हैं। आपने खुद मुलाजा किया है, देखा है। यहाँ पे सिर्फ बारिशों से हम लोग तंग नहीं हुए हैं, वहाँ पे क्या नाम है, रोडों के जो पानी और गलियों कुचों के जो बंद नालियाँ वगैरह पानी, वो सारा इस तरफ आया जो मुकम्मल फसलों को तबाह किया। यानी कि आप इस तरह अंदाज़ा लगाए कि 1 करोड़ रुपये का खेती बाड़ी और बागात है, अभी वो 5 लाख रुपए मुश्किल से बना रहे हो, यानी कि वो उसका मजदूरी भी मुश्किल से पूरा कर रहे हैं हम लोग। इस तरह बारिशें हुई, बारिशों का पानी अपनी जगह, इसके अलावा जो सैलाबी पानी था, गली कूचों से रोडों से पानी आया, सैलाब की सूरत, उसने इन तमाम चीज़ों को तबाह कर दिया। और बहुत सारे ठेकेदार ऐसे हैं जो उन दिवालिया होने के करीब पहुँच चुके हैं, लेकिन हुकूमत की जानिब से किसी किस्म का कोई इकदाम नहीं किया गया है। जी।